स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम अपने लॉजिक फैमिली के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हमने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ किया था उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच आप काम में लेंगे तो वो क्या लिमिटेशन सर्किट में इम्पोज करेगा, एज वेल एज उसकी क्या बेसिक लिमिटेशंस हैं, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके डिफरेंट स्विचिंग टाइमिंग्स किस तरीके से लॉजिक फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पैक्ट करेगी, वो सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने जब एक बेसिक इन्वर्टर सर्किट पढ़ा था तो उसमें हमने एक ट्रांजिस्टर को बेसिक स्विच की तरह काम में लिया था। ये हमारा बेसिक ट्रांजिस्टर था और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे V इनपुट और यहाँ पे V आउटपुट अगर हम डिफाइन करते हैं और ये अगर आपका ट्रांजिस्टर है तो इस ट्रांजिस्टर में अगर आप V इनपुट जो है वो इसके V कट इन से बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम V गामा बोल रहे हैं, V कट इन से अगर आप इसको बहुत ज़्यादा V इनपुट दे रहे हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में चला जाता है और सैचुरेशन की कंडीशन में ट्रांजिस्टर में हाई बेस करंट फ्लो होती है और ट्रांजिस्टर के अक्रॉस VCE जो है वो बहुत कम 0.2 वोल्ट की रेंज में आ जाता है और उस सैचुरेशन करंट में उस सैचुरेशन कंडीशन में आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे बहुत हाई इनपुट दिया तो V आउटपुट यहाँ पे है V आउटपुट इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। यहाँ पे ICRC की वैल्यू हाई होने की वजह से आपको V आउटपुट ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ज़ीरो इनपुट देते हैं या आप ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में आप ऑपरेट करते हैं तो इसमें कोई कलेक्टर करंट नहीं फ्लो होगी और उस कंडीशन में V आउटपुट विल बी VCC। आप यहाँ पे ज़ीरो देते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है VCC। अगर आप यहाँ पे V इनपुट V हाई दे रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल रहा है ज़ीरो। तो ये हो गया आपका बेसिक इन्वर्टर, ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए बेसिक इन्वर्टर। यहाँ पे आपने सिंपली इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन जोन में ऑपरेट कर लिया और आप इस ट्रांजिस्टर को अनकंडीशनल लिमिट तक आप इसको नहीं काम में ले सकते। जब ट्रांजिस्टर को एज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप लॉजिक फैमिली में काम में लेंगे तो बेसिक ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन में जाने की क्या कंडीशन है, IB शुड बी वेरी वेरी हाई देन IC अपॉन HFE, that makes VCE equals to almost 0.2 वोल्ट। ये दो कंडीशंस जो हैं ये आपके सैचुरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे IB इज़ वेरी हाई के लिए आप क्या इनपुट देते हैं, आप VBE बहुत हाई अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई किया जाने वाला जो वोल्टेज है वो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही रहना चाहिए। आप बहुत लिमिट से ज़्यादा बेस अमीटर वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे, आप ब्रेकडाउन वोल्टेज लिमिट को ध्यान में रख के ही इस पे VBE अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, आप यहाँ देखिए कि ये जो IB है उसका बहुत हाई होने पर आप ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में ऑपरेट करता हुआ देखते हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट बहुत कम मिल जाता है। यहाँ पे ये IB जो है वो फॉल्स ट्रिगर भी हो सकता है। अगर आपकी डिवाइस का ऑपरेटिंग टेम्परेचर हाई है तो एक इम्पैक्ट क्या होता है, ये जो आपका HFE है ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है और आपकी IB जो आपकी सैचुरेशन जोन में है उसमें चली जाती है और आपने इनपुट दिया ही नहीं और आपको फॉल्स ऑपरेटिंग कंडीशंस मिलने लग जाती है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, टेम्परेचर का इफेक्ट ये भी होता है कि IC जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO ये हर 10 डिग्री पे डबल होता जाता है। तो ये टेम्परेचर के साथ ICO में इंक्रीमेंट से बिना आपके एक्साइटेशन दिए ये IC भी बहुत हाई हो सकता है जो कि IB को हाई जोन में ले जाके, और इट सीम्स कि हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो बिना इनपुट के ही सैचुरेशन में
चला गया है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को ध्यान में रखना है, एज वेल एज आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर को ध्यान में रखना है अगर आप ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच काम में ले रहे हैं। ठीक, लिमिटेशंस को पढ़ने के बाद मान लीजिए इनको ध्यान में रखते हुए हम इसे एज ए स्विच काम में ही ले रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि अगर आप एक ट्रांजिस्टर के स्विचिंग टाइम्स को एनालिसिस करें तो आप ये देखेंगे कि ये मानिए आपका वी इनपुट है, आप ट्रांजिस्टर के अक्रॉस इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी इनपुट वोल्टेज की पल्स है जो V2 से V1 तक वेरी कर रही है। फॉर ओवर प्रिकॉशन हम V2 को कुछ -0.5 -0.7 की जोन में देते हैं ताकि हम अश्योर हों कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ जोन में चला गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जोन के लिए और ये उसको सैचुरेशन जोन में ऑपरेट कराने की दो रेंज है। आपने t = 0 ये टाइम है और ये V इनपुट का एम्पलीट्यूड है। अगर आपने t = 0 पे वोल्टेज अप्लाई किया जो कि सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर को ले जाना चाहिए और इसे 0 से लेके कैपिटल T टाइम तक इस ड्यूरेशन तक अगर आपने हाई रखा और इसके बाद अगर आपने वापस इसे कट ऑफ जोन में इनपुट वोल्टेज को अगर मूव कर दिया तो आप देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज के साथ जो आपकी कलेक्टर करंट है वो उसको किस तरह से फॉलो अप करती है। ये जो सेकेंड ग्राफ है ये इसके कलेक्टर करंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इनपुट वोल्टेज दिया करंट नहीं इंक्रीज हो रही है, करंट कुछ टाइम के बाद इंक्रीज हो रही है और आपके वोल्टेज को कट ऑफ जोन में ले जाने के बाद या हटा लेने के बाद भी करंट अपना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होते हुए 0 में आ रही है। तो अप्लाई किए गए इनपुट वोल्टेज और कलेक्टर करंट जो कि बेसिकली आउटपुट को डिफाइन कर रही है उसमें जो टाइम डिले है, ये जो टाइम गैप्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं और ये जो टाइम गैप्स हैं ये बेसिकली जब आप ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच लॉजिक फैमिली में गेट बनाने के लिए लगाएंगे तो आपके फाइनल गेट की स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो इन टाइम ड्यूरेशंस पे डिपेंड करती है। तो अगर हम कलेक्टर करंट को एनालिसिस करें अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो जो कलेक्टर करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू IC सैचुरेटेड वैल्यू तक मूव करेगी। आपने इनपुट अप्लाई कर दिया फिर भी उसके कुछ देर बाद आपका जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होना शुरू होता है और इंक्रीज होके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और फिर वोल्टेज हटाने के कुछ देर बाद वो डिक्रीज होना शुरू होता है और फाइनली 0 तक आ जाता है। तो यहाँ पे अगर ICS उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो 0.9 ICS और 0.1 ICS जो दो आपके रिमार्केबल वैल्यूज़ हैं उनको हम कंसिडर करते हैं ट्रांजिस्टर के स्विचिंग टाइम्स को कैलकुलेट करने के लिए। इनपुट अप्लाई करने के बाद आपकी कलेक्टर करंट 0.1 ICS मतलब 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू की कब पहुंचती है उस गैप को आप TD डिले टाइम बोलते हैं। 0 से लेके 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कलेक्टर करंट को जितना वक्त लगता है उसे आप TD डिले टाइम बोलते हैं। फिर उसके बाद 10% से 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसे आप TR राइज टाइम डिफाइन करते हैं। कलेक्टर करंट जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और कलेक्टर करंट इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरियर्स। ठीक, मेजॉरिटी कैरियर्स जो आपके इंक्रीज होंगे जंक्शन को क्रॉस करते हुए उस पर डिपेंड करने के लिए आप उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता हुआ आपकी करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और TR राइज टाइम वो लेगी। फिर उसके बाद ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी। आपने इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज हटा लिया, उसके बाद इस गैप तक जो आपकी कलेक्टर करंट है वो अपनी वैल्यू को मेंटेन करती है और कुछ देर बाद वो डिक्रीज होना शुरू होता है। तो वोल्टेज एक्साइटेशन वोल्टेज अब हटाने के बाद भी कितने टाइम में आपकी कलेक्टर करंट 0.9
ICS, दैट मीन्स 90% ऑफ ICS पे कितने टाइम के बाद आएगी, उसे आप TS स्टोरेज टाइम बोलते हैं। और फिर 90% से 10% ऑफ इन सब टाइम ड्यूरेशन को डिफाइन करने के बाद आप अगर देखें कि ट्रांजिस्टर का T ऑन, ट्रांजिस्टर ऑफ से ऑन कंडीशन में ऑपरेट हो, उसको अगर हम T ऑन बोलें, ठीक, तो T ऑन इज सम ऑफ TD प्लस TR, डिले टाइम और राइज टाइम का टोटल जो है वो ट्रांजिस्टर को ऑन होने का टाइम है, जिसे हम T ऑन बोलते हैं। T ऑन इज सम ऑफ TD प्लस TR। सिमिलरली T ऑफ, एक्साइटेशन सिग्नल को रिमूव करने के बाद ट्रांजिस्टर को ऑफ होने में लगने वाला टाइम T ऑफ कहलाता है, और ये T ऑफ जो है वो सम है स्टोरेज टाइम और फॉल टाइम का, ठीक। तो ये ट्रांजिस्टर का T ऑन ऑफ और ये T ऑन है। ट्रांजिस्टर किस स्पीड से किस टाइम के साथ ऑन और ऑफ उसका अपना ड्यूरेशन लेता है, वो आपके बेसिक गेट की ऑपरेटिंग स्पीड बन जाती है। इसे आप प्रोपोगेशन डिले में भी डिफाइन करते हैं, और लॉजिक फैमिली का प्रोपोगेशन डिले उसके सिलेक्शन के लिए एक मेजर पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम ये देखें कि ये गैप और ये जो डिले है वो क्यों आ रहा है, एक्साइटेशन सोर्स जो आपका इनपुट है उसके बाद ये कलेक्टर करंट इतना टाइम क्यों ले रही है, तो उसको समझने के लिए हम एक NPN ट्रांजिस्टर के अक्रॉस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी किस तरीके से चेंज होती है, अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करें तो हम ये टाइम गैप को समझ सकते हैं। यहाँ ये देखिए कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये इसका अमीटर जंक्शन है, ये इसका कलेक्टर जंक्शन है, ठीक। दो अलग डोपिंग के जब आपने सेमीकंडक्टर को जब मर्ज किया है तो यहाँ पे आपके जंक्शन बन गए हैं, और ये जंक्शन कुछ जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो होल्ड करते हैं, है ना। और इसको आप अगर एक्टिव जोन में आप इसको ऑपरेट करते हैं तो इसे आप फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, इसे आप रिवर्स बायस में रखते हैं। एक आपका बेस अमीटर जंक्शन बनेगा जिसे आपने JE अमीटर जंक्शन से डिफाइन किया है, एक आपका बेस कलेक्टर जंक्शन बनेगा जिसे आपने JC बोला है, और यहाँ पे इन दोनों आपके जो कनेक्टिंग नोड्स हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से कुछ कैपेसिटेंस, ये अमीटर जंक्शन का कुछ कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, कुछ कलेक्टर जंक्शन का कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, और ये बेस विड्थ है। सिंपली अगर आप एक ट्रांजिस्टर को अगर आप एक्टिव जोन में ऑपरेट करते हैं तो आप इसे फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और इसे आप रिवर्स बायस में रखते हैं। इस केस में अगर आप माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी को देखते हैं, माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी का अगर आप इंटेंसिटी देखें कि किस तरीके से वेरी करती है, तो बेस जहाँ पे शुरू होता है x इक्वल्स टू, अगर बेस विड्थ को अगर हम x से नोटेशन प्रोवाइड करें तो x इक्वल्स टू 0 पे ये मैक्सिमम है, फिर और इसकी वैल्यू है P0 E VE बाई VT, ठीक। ये आपका इस अमीटर पोटेंशियल, ये आपका थर्मल पोटेंशियल, और ये आपका जनरलाइज PN, कहीं पे भी बेस पे आपकी माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी, और ये आपका x इक्वल्स टू W। अगर बेस की विड्थ आपने W कंसिडर की है तो बेस के शुरू होने से लेके बेस के ख़त्म होने तक आपकी जो कैरियर डेंसिटी है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, और यहाँ पे आप इसे PN0 एप्सिलॉन VC बाई VT बोलेंगे। ये कलेक्टर पे अप्लाई किया गया वोल्टेज है जो जनरली हाईली नेगेटिव होता है, तो दिस इज़ वेरी लो, और आपका जो कैरियर डेंसिटी है, माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी इस तरह से मूव करती है। अगर आप इससे एक्टिव जोन में काम में ले रहे हैं तो इस तरह से इसकी कैरियर डेंसिटी मूव करेगी। अगर आपने इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन जोन में काम में लिया, सैचुरेशन जोन में अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं तो आप दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो ये जो आपने अमाउंट को नेग्लिजिबल कंसिडर किया था, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ जाती है, और यहाँ पे आपकी जो कैरियर डेंसिटी थी वो बहुत कम ना होके हाई वैल्यू ही होल्ड करती है।
और उस केस में माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी आपकी ऐसी हो जाती है। ठीक, तो अगर हम ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, बेस विड्थ के अक्रॉस माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी को देखें तो सैचुरेशन जोन में ये x इक्वल्स टू 0 पे भी बहुत हाई होती है और x इक्वल्स टू W पे भी ये बहुत हाई होती है। एक्टिव जोन में अगर आप उससे काम करवा रहे हैं, एक्टिव जोन में अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, कट ऑफ जोन में दोनों जंक्शन रिवर्स बायस। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो सैचुरेशन जोन में आपके दोनों जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होते हैं। आपकी जो माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी है वो बहुत हाई है। एक्टिव जोन में आपका यहाँ पे हाई होके बेस खत्म होने तक 0 हो जाती है, और अगर आप कट ऑफ जोन में ऑपरेट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को तो आपकी जो कैरियर डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट 0 ही रहती है। ये बेस को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो डिले आ रहे हैं, ये डिले बेसिकली ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन से कट ऑफ में आने के लिए, ये जो आपका एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन था इसे रिमूव करके कट ऑफ में आने के लिए ट्रांजिस्टर को कुछ टाइम चाहिए होता है, और वो जो टाइम है वो डिले क्रिएट करता है। डिले टाइम जो ये शुरू का टाइम था बेसिकली TD, जो इनपुट अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो शुरू होने में लगता है, वो बेसिकली डिले टाइम है। ये डिले टाइम बनता है आपके अमीटर जंक्शन, अमीटर कैपेसिटेंस के चार्ज होने में, फिर आपके कैरियर के बेस को क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि आप उसे यहाँ पे कलेक्टर करंट की तरह मेज़र कर सके। तो वो दोनों रीज़न डिले टाइम जो है वो फॉर्म करते हैं। ये जनरली 10 नैनोसेकंड की रेंज में रहेगा। उसके बाद जो आपकी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होती है, और उस टाइम को आप TR राइज टाइम बोलते हैं। ये राइज टाइम ट्रांजिस्टर के करंट गेन पे और उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, इन सब पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे TR एज वेल एज TF जो कि राइज टाइम और फॉल टाइम है, ये दोनों एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और एक्सपोनेंशियल उसके डिक्रीमेंट की वजह से आते हैं। तो ये राइज टाइम और फॉल टाइम जो है वो आपके कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने में, यहाँ से आपकी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक आने के लिए जो टाइम ट्रांजिस्टर को लगेगा वो डिले की तरह आपको दिखता है। राइज टाइम जनरली 40 नैनोसेकंड और फॉल टाइम भी उसी की रेंज में जनरली 30 नैनोसेकंड। तो ये जो राइज टाइम और फॉल टाइम है ये 30-40 नैनोसेकंड की रेंज में आप एक टिपिकल ट्रांजिस्टर का कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद एक ये फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉजिक फैमिली की स्पीड में, दैट इज स्टोरेज टाइम। ये जनरली 50 नैनोसेकंड की रेंज में होगा। ये जहाँ पे कि आपने इनपुट हटा लिया है उसके बावजूद भी कलेक्टर करंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में फ्लो हो रही है, उसे आप स्टोरेज टाइम कहते हैं। ये स्टोरेज टाइम है इस एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को जंक्शन से रिमूव करने में लगने वाला टाइम। आपको ऑफ कंडीशन में ले जाना है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी वेरी लो, और यहाँ पे बहुत हाई थी, ये बहुत हाई से स्वाइप आउट होने में जितना टाइम लेगी उसे आप स्टोरेज टाइम बोलते हैं। और ये स्टोरेज टाइम आपके ट्रांजिस्टर का स्पीड लिमिट तय करता है, आपकी लॉजिक फैमिली का प्रोपगेशन डिले तय करता है। और आप अगर फास्ट ऑपरेटिंग लॉजिक फैमिली डिज़ाइन करना चाहते हैं तो जनरली हम इसके पास एक यहाँ पे मदद करते हैं। इसकी मदद करने के लिए कैरियर रिमूवल के लिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर भी अप्लाई करते हैं। हम कई बार ट्रांजिस्टर विद शॉटकी डायोड भी अप्लाई करते हैं जो कि स्पीड को एनहांस कर देता है। तीसरा एक और उपाय है जिसमें आप ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन जोन में ऑन नहीं करते, आप उसे एक्टिव जोन में ही रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब भी आपकी लॉजिक फैमिली का स्पीड बढ़ जाएगा। ये एक्सेस कैरियर आपका जो रिमूवल का टाइम है वो बच जाएगा। अगर आपका ट्रांजिस्टर केवल कट ऑफ और एक्टिव में ही ऑन ऑफ हो रहा है तो आपकी जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है तो भी वो बढ़ जाएगी। और इस स्पेशल फैमिली को बोलते हैं ECL,
एमिटर कपल्ड लॉजिक, ये भी बहुत फास्टेस्ट ऑपरेटिंग आपकी एक काइंड ऑफ लॉजिक फैमिली है। तो आई होप कि इसके साथ किस तरीके से ट्रांजिस्टर जब एक एलिमेंट बन जाएगा लॉजिक फैमिली का, तो वो क्या लिमिटेशंस लेके आएगा, एज वेल एज वो कैसे इफेक्ट करेगा लॉजिक फैमिली के पैरामीटर्स को, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम हर लॉजिक फैमिली का प्रोपगेशन डिले कंपेयर करेंगे, तो कितने ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो सब आपको इसके बाद बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आई होप इट्स नाउ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।